हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 10th वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया था और मौर्य डायनेस्टी के अंदर हमने सेकंड एम्परर बिंदुसार के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको अशोक के बारे में बताऊँगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि अशोक की पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन कैसा था, उसकी रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन कैसा था। साथ ही हम इस वीडियो में अशोक के इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के बारे में भी जानेंगे, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बिंदुसार के बारे में बताया था। बिंदुसार की डेथ 273 BC में हो गई थी। तो बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक 273 BC में गद्दी पर बैठा यानी नेक्स्ट एम्परर बना। माना जाता है कि राजा बनने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जिसमें उसके 4 साल लग गए। तो उसका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ। जिस समय अशोक एम्परर बना था उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक के बहुत से नाम जो उसके अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन हैं, उनमें उसके बहुत से अलग अलग नाम पाए गए हैं, डिफरेंट नेम पाए गए हैं। तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो अशोक को उसके अभिलेखों में ज़्यादातर देव नाम प्रिय कहा गया है, लेकिन भबरू के अभिलेख में उसे प्रियदर्शी भी कहा गया है। और मास्की, गुर्जरा और निट्ठूर और उद्गेलम अभिलेख में उसका नाम अशोक ही लिखा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से दिखाया गया है। तो दोस्तों, अभी मैंने कई बार इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख वर्ड का यूज़ किया। तो क्या आपको पता है अभिलेख का मतलब क्या होता है? तो एंशियंट टाइम में जो राजा थे वो अपने ऑर्डर या कोई अदर इन्फॉर्मेशन जैसे अपने खुद के बारे में हो, इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों या मेटल पर लिखवाते थे। तो इन्हीं को इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के भारत में 14 इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख मिले हैं। और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के अंग्रेज ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और इन्हीं अभिलेखों में अशोक की माँ का नाम धम्मा, पासादिका और सुभद्रांगी मिलता है। और अशोक की पत्नी का नाम असंधि मित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता और कारुवाकी मिलता है। और अशोक की बेटियों के नाम संगमित्रा और चारुमती मिलते हैं। साथ ही अशोक के 2 बेटों के नाम कुणाल और महेंद्र मिलते हैं। तो देखिए, अशोक के बारे में आसानी से जानने के लिए हम उसकी लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनीतिक जीवन और दूसरा है रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन। तो पहले पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अशोक ने 261 BC में कलिंग में आक्रमण किया था और कलिंग की कैपिटल तोसली को जीत लिया था। लेकिन ये वॉर अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलिंग के युद्ध में काफ़ी नरसंहार हुआ यानी बहुत से लोगों की डेथ हुई। तो अशोक ने डिसीजन लिया कि वो फ्यूचर में युद्ध नहीं करेगा और अशोक ने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और अशोक के इस कलिंग के युद्ध के बारे में उसके 13वें अभिलेख में उसके 13वें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और अशोक के इसी अभिलेख से ये भी पता चलता है कि अशोक के अपने पड़ोसी शासकों, जिनमें सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय, मिस्र का शासक टोलेमी द्वितीय, मकदूनिया का शासक एंटीगोनस और साइरिन का शासक मेगालस और एपाइरस का शासक जो एलिरू संट्रो था, उसके साथ अच्छे रिलेशन थे। और भारत में अशोक के पड़ोसी शासकों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र और ताम्रपर्णी शामिल हैं। और इनके बारे में अशोक के 2nd और 13th अभिलेख है उसमें पता चलता है। तो अगर अशोक की रिलीजियस लाइफ यानी धार्मिक जीवन की बात करें तो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और अशोक के अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो इस बात से अशोक के हिंदू धर्म में आस्था होने के संकेत मिलते हैं। और दीपवंश और महावंश ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के बेटे निग्रोध से उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बुद्धिज्म को अपना लिया था और बाद में उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने अपने शासन के 10वें साल में बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ, और लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ की यात्रा की थी। अशोक ने बिहार यात्रा की जगह बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा, जिन धम्म यात्रा कहा जाता है, उन्हें करने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। और अशोक ने टैक्स को कम करके 1/6 से 1/8 कर दिया था। और इसके बारे में रुमिनदेई के अभिलेख में पता चलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए जगह जगह शिलालेख यानी पत्थरों पर लेख लिखवाए। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था।
अशोक के शासनकाल में ही 250 BC में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यानी तृतीय बौद्ध संगीति भी हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई। और इस काउंसिल की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और अगर आपने बुद्धिज्म वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बातें याद होंगी, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप जरूर देखें, और उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने पहले भी अगर कभी अशोक के बारे में पढ़ा होगा तो आपने धम्म वर्ड सुना होगा। तो धम्म जो वर्ड है, इसका जो प्राकृत धर्म होता है, धर्म रिलीजन, इसी को प्राकृत भाषा में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म की स्थापना और धम्म के विकास और धम्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की थी। और अशोक ने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। तो चलिए अब बात करते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के बारे में। और कई बार एग्जाम में ये इंस्क्रिप्शन पूछे भी जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अशोक का जो अशोक था, ये पहला ऐसा एम्परर था, शासक था, जिसने अभिलेखों के थ्रू जनता तक अपने मैसेजेस पहुंचाए थे। और अभी मैंने आपको यह भी बताया था कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक स्क्रिप्ट यानी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि और तक्षशिला और लगमान के अभिलेखों में अरमाइक लिपि का यूज किया गया है। और सरेकुना यानी कंधार के अभिलेख में अरमाइक और यूनानी लिपि का यूज किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की, जो कि अलग अलग जगहों पर मिले हैं। तो अशोक के भारत में 14 शिलालेख मिले हैं, जिनमें से पहला जो शिलालेख है उसमें अशोक ने एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु बलि की निंदा की है। अशोक के दूसरे शिलालेख में मानव और पशुओं दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। और इसी अभिलेख में चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्णी, केरलपुत्र और सत्तीपुत्र राज्यों के बारे में भी है। अशोक के तीसरे अभिलेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को ये ऑर्डर दिया है कि वे हर 5 साल बाद राज्य के दौरे पर जाएं। अशोक के फोर्थ इंस्क्रिप्शन में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। अशोक के 5th इंस्क्रिप्शन में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धम्म महामात्र क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था। अशोक के 6th इंस्क्रिप्शन में आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी गई है। अशोक के 7th और 8th इंस्क्रिप्शन में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक के 9th इंस्क्रिप्शन में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। अशोक के 10th इंस्क्रिप्शन में यानी 10वें शिलालेख में अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचें, जो कि राजा लोगों का एक कर्तव्य होता है। अशोक के 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म मैंने बताया था अभी आपको क्या होता है। जो धर्म है इसी को प्राकृत भाषा में धम्म कहा गया है। अशोक के 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्राओं के नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अशोक के 13वें अभिलेख में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध यानी जिसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, वही था कलिंग युद्ध। अशोक के 14th अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये थे अशोक के इंस्क्रिप्शन। ये सभी आपको याद होने चाहिए और इनका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अशोक का अभिलेख उत्तराखंड में कहाँ मिला है। तो अशोक का अभिलेख उत्तराखंड में देहरादून के निकट कालसी में मिला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।